हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे क्या देख रहे थे, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देख रहे थे लास्ट क्लास में। उसके पहले फिर हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखे, कुछ क्वेश्चन भी कर रहे थे। तो आज भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले जो है ना कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। और आज देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है। नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर थ्योरी पढ़ेंगे। इसके आगे का जो भी होगा बताएंगे क्या है नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो है एटम का एक नया मॉडल यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो एटम का नया मॉडल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले जो मॉडल देखे थे उसको एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्ट किए सबसे पहले एटम के बारे में, इंडिविजुअल था ठीक है। उसके बाद फिर एक थ्योरी है बटर मिलर टाइप वाला, ठीक है। उसके बाद फिर रदरफोर्ड का थ्योरी पढ़े हम लोग, ठीक है। फिर बोर थ्योरी पढ़े। तो बोर थ्योरी में जो था कि उसमें जो कुछ पोस्टुलेट्स था स्टार्टिंग में, उसमें क्या करता है कि पहला पोस्टुलेट्स था कि जो ऑर्बिट है, मान लेता है ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा ना वो फिक्स होगा। अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में आएगा तो उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा, और वो जो ऑर्बिट था उसको एनर्जी सेल बोल दिया। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो होगा h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल था। तीसरा था अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हायर से लोअर जंप करेगा तो जो है एनर्जी रिलीज़ करेगा, लोअर से ऊपर जाएगा तो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। मेन ये तीन जो उसका पोस्टुलेट था, ठीक है, थ्योरी का। उसके बेसिस पे हम लोग बोर में क्या किए, वेलोसिटी निकाले, रेडियस निकाले, एनर्जी निकाले तो यहाँ पे अब देखेंगे ना बोर थ्योरी से क्या हमको फ़ायदा मिला और बोर थ्योरी का डिसएडवांटेज क्या था, उसके बेसिस पे आगे जो थ्योरी आया। तो सबसे पहले हम लोग बोर का एडवांटेज देखते हैं, बोर थ्योरी क्या क्या बताया तो सबसे पहले बात था कि उसमें जो है हम लोग जो कैलकुलेशन किए रेडियस का, एनर्जी का, वेलोसिटी का, उसका जो वैल्यू आ रहा था वो जो है ना ऑलमोस्ट सेम आ रहा था जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग रेडियस निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, एनर्जी निकालते हैं, तो करीब करीब जो है ना ऑलमोस्ट सेम आ रहा था। तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा था, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि हम लोग करीब जो है ना ऑलमोस्ट सेम रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी से हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो बोर थ्योरी का बहुत बड़ा ये एडवांटेज था। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे उसमें क्या था कि उसमें हम लोग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखे। तो बोर थ्योरी का हेल्प करके ही वो जो है ना हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन एटम का हम लोग स्पेक्ट्रम देखे। तो जो लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग देखे थे, तो वो भी जो है ना बोर का बहुत बड़ा मतलब वो एडवांटेज है कि वो चीज़ बताया बोर कि हाइड्रोजन का ऐसा स्पेक्ट्रम होता है। और एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली भी एक स्पेक्ट्रम देखते हैं ना, हाइड्रोजन का करीब करीब ऑलमोस्ट सेम वैसा ही आता है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज था बोर का थ्योरी का ये दो पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। कैलकुलेशन जो किया था वो करीब करीब ऑलमोस्ट सेम आ रहा था, और जो लाइन स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन का या फिर हाइड्रोजन जैसा 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का, वो भी ऑलमोस्ट सेम आ रहा था। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी था 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ का था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर एटम में हो गया तो ये थ्योरी वैलिड नहीं है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही आ गया मेरे पास कि ये थ्योरी जो है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ का है। अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया तो थ्योरी वैलिड नहीं है, स्पेक्ट्रम भी नहीं बता सकते हैं उस केस में उस एटम का अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो। तो दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट इसमें जो है कि जैसे हम लोग 2 थ्योरी पढ़े अभी जस्ट इसके पहले क्लास या उसके पहले क्लास में तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ठीक है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जो थ्योरी था उसमें बता रहा था कि जैसे हम लोग लाइट देखते हैं तो लाइट के पास डुअल नेचर होता है, एज ए इलेक्ट्रॉन एज ए वेव। सेम उसी तरह क्या है ना, इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर होगा, ठीक है, मैटर पार्टिकल के लिए। तो उसमें भी बोला उसका पार्टिकल नेचर भी होगा, वेव नेचर भी होगा ऐसा डी ब्रॉगली बोला, ठीक है। तो उसका जो थ्योरी था तो उसका कहना था कि इलेक्ट्रॉन जैसा जो भी पार्टिकल है उसके पास दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। बट बोर जो अपना थ्योरी दे रहा था वो मान रहा था कि इलेक्ट्रॉन जस्ट एज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, जस्ट एज ए पार्टिकल, उसको वेव से कोई मतलब नहीं था, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है बस। तो ये जो जंक्शन था वो जो है ना एक तरह से कंट्राडिक्ट करता है, और ये क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली का थ्योरी बाद में आया था तो वो जो है ना बताया ऐसा होता, तो ये एक तरह से डिमेरिट जो है ना आ गया उस बोर के थ्योरी में
नेक्स्ट डिमेरिट जो बात करेंगे हम लोग कि तीसरा डिमेरिट के बता रहे हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसा जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी और जो है मतलब पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, या फिर वेलोसिटी जो भी है, मोमेंटम पी इक्वल टू एम है ना, तो भी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी एंड पोजीशन हम लोग साथ साथ एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते हैं, ये कहना था किसका, हाइजेनबर्ग का। लेकिन बोर क्या था, वो तो कैलकुलेट कर चुका था ना, वेलोसिटी भी निकाल लिया था और रेडियस भी निकाल लिया था, दोनों एग्जैक्ट जो है ना ऑलमोस्ट सेम सेम निकाले हुए था। तो ये जो थ्योरी था वो कंट्राडिक्ट कर रहा था हाइजेनबर्ग के थ्योरी से। तो वो जो है ना वो एक तरह से डिमेरिट आ गया कि मतलब कि दोनों एक साथ हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो एक तरह से गलत हो गया वो चीज़। तो तीसरा पॉइंट ये था कि हाइजेनबर्ग जो है उसको कंट्राडिक्ट कर दे रहा है, डी ब्रॉगली कंट्राडिक्ट कर दे रहा है, ठीक है, वन ही इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। एक और जो बड़ा कंट्राडिक्शन उसमें था, डिमेरिट उसका जो था वो था एक इफेक्ट, ठीक है, जी मैन इफेक्ट कहते हैं और स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, नाम है जी मैन इफेक्ट, ये दिया था तो इसी के नाम से इफेक्ट भी हो गया, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट ये दिया था तो इसी के नाम से हो गया, आप लोग भी कोई इफेक्ट दोगे तो उसके नाम आपके नाम से हो जाएगा वो इफेक्ट। तो यही है, नाम कमाने के लिए सब करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि इसका क्या क्या बोलना था, जैसे जीमेन का क्या बोलना था, स्टार का क्या बोलना था। तो जैसे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखें, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या देखें, बहुत सारा सीरीज था, लाइमन बाउमर, पाशन ब्रैकेट फंड, ठीक है, हम लोग नहीं देखते हैं। तो ये 5 सीरीज हम लोग देखें, तो पांचों सीरीज में क्या था, बहुत सारा लाइन्स था। जैसे लाइमन में ही देख लो तो दूसरा से पहला में आया, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो एक जो हो गया सीरीज, एक लाइन हो गया, ठीक है ना। थर्ड से आया फर्स्ट में तो दूसरा लाइन, इस तरह से बहुत सारा लाइन था। अब प्रत्येक लाइन जो था एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का था। तो ये जीमेन का पहले देख लेते हैं। जीमेन क्या बोला ना कि अगर ये जो हम लोग स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, अगर ये स्पेक्ट्रम जो अगर किसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में लेंगे करेंगे, स्पेक्ट्रम जो देख रहे हैं उसको बनाएंगे वहाँ पे, उस तरह से देखेंगे, तो क्या होता है ना, जो एक लाइन जो बन रहा था वो बहुत सारा जो लाइन था, तो किसी एक लाइन को पकड़ के बताया कि अगर मान लो किसी एक लाइन को लेते हैं तो वो लाइन जो है ना फर्दर डिसइंटीग्रेट कर जाता है बहुत सारे लाइन में। तो कहने का मतलब क्या था कि इसमें जितना लाइन बना, ठीक है, वो सब जो है ना फर्दर बहुत सारे लाइन में डिसइंटीग्रेट कर गया। तो जितना लाइन यहाँ पे आ रहा था ना उससे बहुत ज़्यादा लाइन होगा, मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ का, ठीक है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बता रहे थे उससे बहुत ज़्यादा लाइन होगा अकॉर्डिंग टू जीमैन। जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो यानी एक लाइन बहुत सारे लाइन में डिसोसिएट कर जाएगा। जैसे एक सिंपल सा उसमें हम लोग देखे हुए थे, जैसे n इक्वल टू 1 है, तो इसमें मान लीजिए n इक्वल टू, ठीक है ना, n इक्वल टू 3 मान लेते हैं, 3 से एक लाइन आया, तो ये जो लाइन था ना ये फर्दर बहुत सारे लाइन में डिसोसिएट कर जाएगा, बहुत सारे लाइन में। तो ये बोलना था जीमैन का, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो। स्टार का भी कुछ ऐसे ही बोलना था। स्टार बोला कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे, ठीक है, तो वो लाइन जो है फर्दर डिसोसिएट कर जाएगा बहुत सारे लाइंस में, और सेम सिचुएशन आ जाएगा ये, ठीक है, मतलब कि जो एक्चुअल बोर बताया कि ये सब लाइन होगा, ठीक है ना, वो लाइन है, उसके अलावा बहुत सारा लाइन हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट्स था बोर की थ्योरी में। कौन कौन सा डिमेरिट, पहला 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो है ना ये क्या बता पाएगा, स्पेक्ट्रम बता पाएगा। सेकंड क्या था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डुअल नेचर बोला, लेकिन ये तो पार्टिकल कंसीडर कर रहा था सिर्फ। थर्ड जो है हाइजेनबर्ग बोला पोजीशन वेलोसिटी दोनों साथ साथ जो है एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं, ये दोनों निकाले हुए था। और पर्टिकुलरली फाइनली जो है ना लास्ट में जीमैन स्टार्क इफेक्ट, जीमैन बोला कि अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो फर्दर बहुत सारे लाइन में टूटेगा। स्टार्क बोला अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो बहुत सारे लाइंस में फर्दर टूट जाएगा। तो ये मेरिट्स और डिमेरिट्स था किसका, बोर थ्योरी का। तो ये कहीं पूछेगा नहीं, ठीक है, सबसे पहले बात कहीं नहीं पूछेगा, तो इसको लिखाएंगे नहीं, कहीं नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछा है। ज़्यादा अगर किसी को इंटरेस्ट है तो NCERT का बुक है, उसमें लिखा हुआ है सब चीज़, आप एक बार जाइए वहाँ पे। ज़्यादा किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछना है, हम पेज नंबर भी बता देंगे, ऐसे तो खोजने में मिल जाएगा, फिर भी अगर दिक्कत है तो पेज नंबर बता देंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे कहीं पूछेगा नहीं, कहीं नहीं पूछेगा।
इसीलिए कुछ लिखा हुआ नहीं है उसके बारे में, पूछता तो हम जरूर लिखाते। तो उसके आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग थ्योरी देखेंगे ये हाइजेनबर्ग का थ्योरी है। मतलब कि एटॉमिक में जो सेकंड पोर्शन हम लोग देखेंगे, फर्स्ट पोर्शन वो जो देखे पहले इसके पहले उसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये दूसरा पोर्शन देख रहे हैं हाइजेनबर्ग का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसमें क्वेश्चन बनेगा ना तो मतलब आसान रहता है बहुत कंपैरेटिवली, बस समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए तो गलत होने का चांसेस बहुत कम रहता है। फिर भी कुछ कुछ तो जो है ना घुमा के कर ही सकते हैं, तो करते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली जो पहला पोर्शन था ना उससे इसमें क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेगा, जो इसके पहले पोर्शन इसमें पढ़े थे। बस मेहनत वहनत तो सब करना है और एफर्ट लगाना है और ये सब तो करना ही है, तो इसमें भी करना ही पड़ेगा। तो हम लोग जो है ना ये थ्योरी स्टार्ट करते हैं। स्क्रोडिंजर का दिया हुआ थ्योरी है, एरविन स्क्रोडिंजर। नाम मतलब स्क्रोडिंजर याद रखेंगे काफ़ी है, एरविन उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है। क्वांटम मॉडल जो है इसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो मतलब कि ये जो है ना ये क्या सोच रहा था, क्या थ्योरी दिया, क्यों दिया, और थ्योरी जो दिया तो उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, मतलब हर कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम लोग और समझेंगे, उसी से क्वेश्चन भी पूछेगा। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं, जो एग्ज़ाम में आएगा जो नहीं आएगा उसको भी थोड़ा बहुत समझ लेंगे, उससे रिलेटेड जो होगा, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं जाना उसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। स्क्रोडिंजर का ये थ्योरी है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, या स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इसको बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रोडिंजर सोचा क्या, ठीक है। जो पहले जो थ्योरी था बोर का तो उसको साइड रख दिया, ठीक है। अब आगे उसको साइड इसलिए रख दिया ना क्योंकि बोर तो सिंपली मान लिया था कि इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, लेकिन उसके आगे तो बहुत सारा थ्योरी आ गया जो बोल रहा था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वेव का भी प्रॉपर्टी शो करेगा और पार्टिकल का भी शो करेगा। तो इसलिए उस थ्योरी को साइड में रखा, नया थ्योरी अपना जो है एनालिसिस करने लगा, बनाने लगा। तो उसका जो पहला पॉइंट था वो तो इतना समझ गया कि जो ऑर्बिट में हम लोग घुमा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो पार्टिकल है ही नहीं, तो ऑर्बिट में तो घुमाएंगे नहीं उस तरह से जिस तरह से पहले घुमा रहे थे। हालांकि वो जानना बहुत ज़रूरी है, काहे कि क्योंकि बिकॉज रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी ये सब निकालने के लिए एग्जाम में पूछता है, इसलिए वो पढ़ाना ज़रूरी था। इसलिए वो उस पर क्वेश्चन भी आते रहता है, बराबर आता है। इसलिए जितना भी पहले वाला पढ़ाया ना बहुत इंपॉर्टेंस है, जो जो पढ़ाएं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिब्रोली बोल रहे हैं। स्क्रोडिंजर जो था, स्क्रोडिंजर अब जो है ना इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचने लग गया। इतना तो फिक्स था कि न्यूक्लियस जो है ना सेंटर में होगा, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन तो हम लोग समझ रहे हैं कि पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर भी है, तो कैसे होगा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना घूम रहा था ऑर्बिट में, ये सब हम लोग देखे। तो इसका जो मेन एम था कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एटम में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितना है एग्जैक्टली तो कोई कुछ बता नहीं सकता है ना। तो वो प्रोबेबिलिटी देख रहा था कि जैसे एक एटम लिया तो उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। इस पे वो जो है ना इस सोच पे वो काम करने लगा। तो उसके बेसिस पे इसका जो मानना था ना कि इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव है, दोनों का नेचर वो शो कर रहा है। तो इस बेसिस पे अपना थ्योरी दिया। यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं, उसका थ्योरी में माना भी है कि एटॉमिक मॉडल है विच इज़ बेस्ड ऑन द पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना कि जैसे वो तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन एज ए वेव है, इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल है। अब उसके बाद वो सोचा ना कि अब कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा न्यूक्लियस के चारों ओर, ये जो है ना सोचने लगा कि उसका एग्जैक्टली होगा क्या वहाँ पे। तो अब इसका मानना था कि पार्टिकल भी वेव है, तो ये एक नया थ्योरी दिया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एज ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखेंगे हम लोग, मतलब इलेक्ट्रॉन एज ए क्लाउड देखेंगे। क्लाउड में क्या क्या ना वेव जैसा भी दिखेगा और पार्टिकल जैसा भी दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन को माना कि एक 3 डायमेंशनल क्लाउड है जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड जो है ना पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है,
जैसे हम लोग क्या समझेंगे ना कि जैसे एक पार्टिकल ले लिए, एक सेंटर ले लिए और सेंटर के चारों ओर बादल जो है ना एक क्या कहते हैं फुटबॉल टाइप से कवर किए हुए हैं। तो ये जो बादल है, ठीक है ना, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह रहे हैं। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे पार्टिकल ऐसे वेव भी मान रहे हैं, तो क्लाउड है एक तरह से, वो इलेक्ट्रॉन वेव हो गया वहाँ पे। तो ये चीज़ उसके आगे बता रहा था कि दिस मॉडल डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन एज ए 3-डायमेंशनल वेव इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो बस इतना ध्यान में रखना है कि अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर सराउंडेड है। मतलब एक सेंटर ले लो आप और उसके चारों ओर क्या है, बादल, चारों ओर बादल है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये स्क्रोडिंजर का मतलब अपना थ्योरी था, कुछ इस तरह से वो अज्यूम किया अपना। और उसके बाद फिर स्क्रोडिंजर क्या कहना है कि इक्वेशन भी डिराइव किया जो कि वेव मोशन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के बहुत सारा चीज़ बताता है, आगे बताएंगे क्या बताता है नहीं बताता है। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक है ना, इक्वेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को मैथ में पढ़ना होगा, आई थिंक एक चैप्टर ही है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। और एक इक्वेशन दिया ये, तो इसका डेरिवेशन जो है ना, मतलब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें, लेकिन डेरिवेशन नहीं पूछता है, कहीं भी नहीं पूछेगा। और चाहे तो करा भी देंगे, लेकिन 1 घंटा से ज़्यादा उसमें लग जाएगा, कोई यूज़फुल है नहीं, ठीक है ना, वो हायर लेवल का है। जैसे हम IAS का एग्ज़ाम दिए थे केमिस्ट्री में, तो उसमें आया था, तो वहाँ भी बनाए थे, ठीक है ना। केमिस्ट्री में तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर था इस एग्ज़ाम में। हाँ, बात अलग है कि जो है ना GS वाला उतना अच्छा नहीं रहा, तो फाइनल इसमें नाम नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं वहाँ पे। तो ये जो है इसका डेरिवेशन जो है बहुत बड़ा है और उसका कोई यूज़ ही नहीं है, स्टैंडिंग वेव यूज़ करके उसको बनाते हैं, थोड़ा जो है ना बहुत लेंदी है और उसका कोई यूज़ नहीं है, अधिकांश को समझ में नहीं आएगा, आप में से मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आएगा वो चीज़, तो इसीलिए उसको जो है ना नहीं करते हैं, ज़रूरत ही नहीं है, कहीं नहीं पूछता है, ना नीट में पूछेगा, ना मेंस में पूछेगा, ना एडवांस में पूछेगा, उतना औकात तक जा ही नहीं पाएगा एग्ज़ाम वाला। तो जो पूछता है ना उस पर फोकस करते हैं। तो ये इक्वेशन पूछता है, पहले भी पूछ चुका है कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिया है, जैसे एक ऑप्शन ए दिया, 3 ऑप्शन और दे दिया, और उसको जो है ना चारों में पूछ दिया कौन सा इक्वेशन है, तो बताइए। तो ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, d2 साई, ये साई है, साई का मतलब होता है वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या होगा आगे देखेंगे हम लोग। तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू ई माइनस बी इंटू साई इक्वल टू 0। तो ये चीज़ है, तो इसको याद रखना है। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये जो पूरा इक्वेशन है ना, इसको बोलते हैं स्क्रोडिंजर, ये साइंटिस्ट का नाम था, वेव इक्वेशन। साइंटिस्ट, उसी साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे जिसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अलावा जितना साइंटिस्ट रहेगा उसको बस एक बार देख लेंगे, ये होता है, ज़्यादा नाम याद नहीं रखना है, ना ही इसको याद रखना है, वो तो ज़बरदस्ती का दे दिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं था इसको देने का। लिखाते हैं तो ये सब नहीं लिखाते हैं कौन इसमें, ये सब कुछ पूछता नहीं है कहीं एग्जाम में, जो पूछता है उसे फोकस करना है। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखना है। d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इक्वल टू 0, जहाँ पे x y z जो है ना कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव कर रहा है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो कोऑर्डिनेट्स होगा उसका। तो ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग जो है ना इसका डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर, पाई तो जानते हैं m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, h जो होगा प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, e जो है ना e क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गया, v जो है पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है ना। दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। जब तक कुछ नहीं बोले, ठीक है ना, ऐसे तो बहुत सारा एनर्जी होता है ना, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, मैकेनिकल, बहुत सारा होता है। तो जब तक कुछ नहीं बोला तो मेरे पास दो ही एनर्जी होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जब तक कुछ और चीज़ों का चर्चा ना हो तब तक। तो यही है मेरे पास। तो ये क्वेश्चन जो है ना रट लेना है, 4-5 बार लिखना है और 5 बार 10 बार लिखना है, उतना में ना रटा जाएगा एकदम क्वेश्चन।
तो कहीं भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं नीट वाले को नहीं पूछेगा, उससे भी पूछ सकता है, मेन से भी पूछ सकता है, एडवांस में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो कहीं भी पूछ सकता है, मोस्ट कॉमन है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ था इसका। बाकी सब चीज़ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो है ना, जैसे हम लोग वेव फंक्शन एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किए। जैसे पहले वाला बाकी चीज़ तो हम लोग को पता है, एक्स वाई जेड मास हम लोग देख ही रहे हैं, टोटल एनर्जी देख ही रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी देख ही रहे हैं। एक नया फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ ना, वेव फंक्शन, ठीक है। ये नया टर्म यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वेव तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे वेव फंक्शन की बात कर रहा है। तो अब जो है ना, यहाँ पे वेव फंक्शन क्या होता है, तो वेव फंक्शन को बोलते हैं कि एक तरह का एम्पलीट्यूड फंक्शन है, ठीक है। सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कि सिग्निफिकेंस होता क्या है, एग्जाम में पूछ लेता है, 1 लाइन 2 लाइन क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है, तो एग्जैक्टली उस चीज़ को बता दे रहे हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है। तो एक तरह का एम्पलीट्यूड फंक्शन है, मतलब क्या है ना कि साई क्या बताएगा, एक तरह से जो वेव रहेगा ना उसका एम्पलीट्यूड बताएगा, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो उसका जो है ना एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेगा ये साई। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड बताएगा, एक तरह का एम्पलीट्यूड फंक्शन होता है, और ज़्यादा इससे कुछ नहीं है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस इसमें दिखाते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। ज़्यादा यूज भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये एम्पलीट्यूड की बात करेगा फाई में, ठीक है ना, ये साई में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बात करेगा। जो बात करेगा ना वो साई स्क्वायर की, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी इसी से रिलेटेड पूछता है, साई स्क्वायर से रिलेटेड। तो साई स्क्वायर क्या होता है, इसको हम लोग को समझना है। तो साई स्क्वायर क्या है, एक तरह का प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। साई स्क्वायर है ना प्रोबेबिलिटी फैक्टर, याद करो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एटम में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, वो कैसे निकालेंगे, तो वो जो है ना साई स्क्वायर बताता है। तो साई स्क्वायर क्या है, एक तरह का प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, मतलब बताता है प्रोबेबिलिटी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है। और उसके बाद है इट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन ए स्मॉल स्पेस, मतलब वही चीज़ हो गया कि किसी स्मॉल स्पेस पे, ठीक है ना, किस पर्टिकुलर टाइम में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। और एक और यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, द स्पेस इन विच देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं कि वैसा स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो अब सिंपल सी बात है कि बस इतना चीज़ के लिए तो क्वांटम नंबर थ्योरी पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। बस इतना ही चीज़ के लिए कुछ ना कुछ तो जो है ना इसमें खास होगा, जिसके लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स खास है, इसमें बहुत खास है। तो सबसे पहले इसको एक बार फिर से समराइज़ कर देते हैं, उसके बाद वहाँ पे आते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, इसको बताने के लिए मेरे लिए थ्योरी आया था, और बहुत सारा चीज़ के अलावा भी बताता है। और तो इसमें जो है दोनों चीज़ मान लेता है, वेव और पार्टिकल नेचर, नाम भले जो भी दे दिया हो, ठीक है ना, वेव मैकेनिकल मॉडल रखा चाहे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल रखा, लेकिन दोनों चीज़ मान रहा है, वेव और पार्टिकल नेचर। स्क्रोडिंजर अपना इक्वेशन दिया है ये वाला, इसको सबको रट लेना है। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स, ये जो है ना ये देख लेना है। और ये दो टर्म था, वेव फंक्शन साई रहेगा तो एम्पलीट्यूड बताएगा, साई स्क्वायर रहेगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है वो चीज़ बताएगा वो। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, जो राइट साइड दिख रहा है मेरे, ठीक है ना, ये लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये जो है ना साई स्क्वायर के बारे में डायरेक्ट पूछता है, जनरली साई स्क्वायर के बारे में कि साई स्क्वायर क्या बताता है, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इतना चीज़ के लिए तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत सारा जो है इसका सॉल्यूशन आएगा। तो जो सॉल्यूशन आता है ना, तो इसका जो है 3 पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है ना, जिसका यूज़ करके हम लोग बताते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या होगा, ठीक है ना, उस इलेक्ट्रॉन का साइज़ कैसा होगा, शेप कैसा होगा, ओरिएंटेशन कैसा होगा, स्पिन कैसा होगा, ठीक है। स्पिन का बाद में आया था, लेकिन बताते हैं उसको, इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो बताते हैं ये सब चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में मैक्सिमम चीज़ हम लोग यहाँ पे बता देते हैं।
इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कौन से सेल में है, उसका एनर्जी क्या है, कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, शेप कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, ओरिएंटेशन किस तरह से ओरिएंटेड होगा, किस तरह से रोटेट करा होगा, मतलब हर कुछ यहाँ पे बताते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो इस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं। तो बस इसका थ्योरी यही है, बेसिक इसमें यही देखना है। इसके आगे जो मेन आएगा ना, इसका जो सॉल्यूशन का जो नंबर्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम थ्योरी, तो जो इसका सॉल्यूशन का नंबर आएगा उसको क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। और वो जो क्वांटम नंबर्स है वही सब कुछ बताता है। तो इसके बाद है क्वांटम नंबर्स पढ़ना जिसमें कि n, l, m, s इस तरह से आता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है, और उसके बाद अजीमुथल क्वांटम नंबर l, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s। स्पिन क्वांटम नंबर अलग से दो साइंटिस्ट जो है ना उसको डिड्यूस किया था, और इसका पार्ट नहीं है लेकिन साथ में पढ़ते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन के बारे में हेल्प मिलता है, स्पिन के बारे में बताता है। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। अब इसको जो है ना इसको अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है न्यूमेरिकल अगर जितना हमको अभी कराना है इस पर्टिकुलर पोर्शन में उतना नहीं कवर होगा तो नेक्स्ट क्लास में वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करेंगे आगे। तो फिलहाल तो ये थ्योरी को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे। इसका जो क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका क्वेश्चन में क्या है ना, कैलकुलेशन और ये सब थोड़ा बहुत कम है, टू द पॉइंट क्वेश्चन रहता है कि ऐसा है तो इसका क्या होगा। क्वेश्चन आएगा इसमें जो है ना कि जैसे एनसीईआरटी पढ़ने कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल टर्म इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, अभी एक ऑर्बिटल टर्म इंट्रोड्यूस किए थे, तो उसमें क्या था कि एनसीईआरटी में जो है ना, मतलब कि इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में पढ़ते पढ़ते जब ऑर्बिटल पे आएंगे तो उसमें एक टर्म आएगा डीजेनरेट, ठीक है, हम उसके बारे में उसको लिख देते हैं डीजेनरेट। मतलब ये पूछ चुका है, मतलब ये ठीक है ना, मेंस में ही एडवांस में कुछ पूछा है, मेंस में ही पूछा हुआ मोस्टली, ठीक है, तो नीट में नहीं पूछा है तो नीट में पूछ सकता है। तो मेंस में एक बार पूछा है शायद कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो इसका मतलब क्या है। तो जैसे एनसीईआरटी का रीडिंग हम लोग करते हैं ना, तो एनसीईआरटी का रीडिंग में साइंटिस्ट का नाम कौन से इसमें में क्या आया क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है जो पर्टिकुलर टर्म आएगा ना उस पर फोकस करना है। जैसे डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, एटम में के बारे में कुछ बता रहा तो उसमें बोर थ्योरी में बता रहा तो बोर थ्योरी में आखिर थ्योरी में है क्या। तो ये सब जो मेन चीज़ है ना उसमें उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे पढ़ते समय जब एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो। और कुछ नया टर्म आएगा तो उसको जो है ना अंडरलाइन कर लेंगे और उसको थोड़ा समझेंगे, 2-3 बार उसको देखेंगे। तो वही सब चीज़ ना उठा के पूछ लेता है, छोटा छोटा चीज़ मेंस में पूछता है या नीट में पूछता है। एडवांस में तो कम करेगा, एडवांस में तो थोड़ा और मिक्सिंग करके देगा। मतलब मेंस की बात करें छोटा छोटा चीज़, ठीक है, जैसे पढ़ाएंगे तो मान लिया 25 क्वेश्चन है ना, तो 18-20 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएगा जो नोट से पढ़ाएंगे, उसी के रिलेटेड आएगा, सेम कुछ आ जाता है, एग्जैक्टली आ जाता है। तो बाकी जो है ना 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो है उसके लिए पूरा एनसीईआरटी छान मारना पड़ेगा। मतलब कि अगर पूरा नंबर लाना है तो अब पूरा एनसीईआरटी छाप मारना मतलब कि बताएंगे कौन चैप्टर पढ़ना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो रीडिंग आई थिंक सबको मारना पड़ेगा, लेकिन कुछ चैप्टर में नहीं भी मारेंगे तो काम चल जाएगा। उसमें उस पोर्शन से ज़्यादा नहीं पूछता है, उससे न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछता है, तो बताएंगे उस चीज़। लेकिन ये थ्योरी एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है ना, हम शुरू से ही बोल रहे हैं ये पढ़ना है, तो वो ध्यान रखना है। बाकी मैक्सिमम चीज़ में बता देंगे क्या कहाँ पे पढ़ना है। अब मोस्ट प्रोबेबली वहीं से क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा अगर जो है ना मेहनत करके आप लोग पढ़ोगे तो आसानी से बन जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं। तो हम इसमें जो है ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें अभी क्वेश्चन करते हैं। पहले एक क्वेश्चन जो है एक वेरिएशन था, जो पहले क्वेश्चन क्या था ना उसी में, इस वेरिएशन को देख लेते हैं। आसान है, बस
थोड़ा सा एक एक ट्रिक है, आई थिंक मे भी बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी कैलकुलेट द एंगुलर, ठीक है ना, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, calculate the angular velocity of an electron occupying the second Bohr orbit of He प्लस आयन, ठीक है ना। सेकेंड बोर ऑर्बिट का क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v, क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। ये आई थिंक 19 में पढ़ना है चीज़, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, बस यही तो करना है। तो आई थिंक जो है ना, जैसे हम लोग वेलोसिटी निकाले हैं, रेडियस निकाले हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी का तो फार्मूला मतलब कुछ बताया नहीं है, तो उसमें नहीं भी बताते ना तो बना, तो आप लोग से बन जाना चाहिए, बन भी जाएगा बहुत लोग से। तो बस ये फार्मूला लगाना था, v इक्वल टू ओमेगा आर, और वेलोसिटी तो हम लोग जानते हैं ना 2.182 इंटू 10⁻6, ठीक है, इंटू z/n डिवाइडेड बाई 0.59 इंटू, ठीक है, ये कितना होता है एंगस्ट्रम में होता है ना, इंटू n² अपॉन z 10⁻10 मीटर, यही तो होता है ना। बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसमें कुछ है नहीं। 2.182 इंटू 10⁻6, जेड का वैल्यू कितना है जी, हीलियम बोल रहा है ना, हीलियम बोल रहा है, तो ये 2 हो गया। ऑक्युपाइंग द सेकेंड बोर ऑर्बिट, ठीक है ना, जेड का वैल्यू 2 हो गया, सेकेंड बोर ऑर्बिट है तो इनका वैल्यू भी 2 हो गया, तो ये 2/2 हो गया, डिवाइडेड बाई 0.59 इंटू एन का वैल्यू कितना हो गया, 2²/2, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे कर लेंगे कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर जो आएगा, मतलब इसमें बस कुछ नहीं कैलकुलेशन था, बस वो समझना था कि क्या किसको कहाँ पुट करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा करीब करीब 2.06 सेकेंड, ठीक है ना, ये करीब करीब आंसर आता है यहाँ पे, करीब करीब एग्जैक्ट जो भी हो कैलकुलेट करने पे। तो बस यहाँ पे कर लेना, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बस ये हमको यही बताना था कि ये ऐसे कर लेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन इसमें लिखेंगे, ये क्वेश्चन करते हैं इसको, ये शायद क्लिप में भी क्वेश्चन है, कुछ लोग पूछ रहा था मेरे से, हालांकि आपसे बन जाता है एक बार ट्राई करके तो, लेकिन देखते हैं इसको डिस्कस करते हैं। बोल रहा था इसमें, ये क्वेश्चन 2 हो गया आज का, द वेवलेंथ and frequency of, ठीक है ना, ऑफ रेडिएशन, frequency of radiation of photon in transition 1, 2 and 3 for hydrogen like atom, और बोला था λ1, λ2, λ3 एंड फ्रीक्वेंसी बता रहा था ν1, ν2, ν3 रिस्पेक्टिवली। ये पूछ रहा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ λ3, ठीक है ना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ λ3, ठीक है, ये पूछ रहा था। और इस केस में जो है एक डायग्राम बनाया हुआ था कुछ इस तरह से,
ठीक है ना, कुछ इस तरह से बनाए हुए था। और यहाँ पे बता रहा था यहाँ से एक ट्रांजिशन यहाँ पे हुआ, बस ये सबसे लोअर वाला है, कुछ इस तरह से नहीं, अर्थ और से नहीं बनाया है, ध्यान देना है। ये एक ट्रांजिशन बनाया पहला, ये दूसरा ट्रांजिशन बनाया दूसरा, ठीक है ना, एनर्जी का ट्रांजिशन। और ये तीसरा ट्रांजिशन बनाया है ये वाला, ठीक है, ये तीसरा ट्रांजिशन। तो यही पूछ रहा था, बोल रहा था ना कि लेमडा निकालिए, लेमडा क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे लेमडा 3, लेमडा 1, लेमडा 2 दिया हुआ है। तो लेमडा के टर्म में बता देंगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का तो यहाँ पे उतना कुछ यूज नहीं आएगा, बस दे दिया है सही। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ फोटोन इन ट्रांजिशन इतना दिया हुआ है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम, एटम भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तो सब दिया हुआ, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो जैसे क्या है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक एनर्जी है, ये जो ना यहाँ से यहाँ तक एनर्जी है एक, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी चेंज हुआ, डेल्टा ई कुछ चेंज हुआ होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ आया तो क्या हुआ, एक एनर्जी हुआ, एनर्जी चेंज हुआ, डेल्टा चेंज, डेल्टा मतलब एक वेवलेंथ निकला तो कुछ डेल्टा आया होगा, डेल्टा ई यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पे। तो ये जो एनर्जी चेंज होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, इस एनर्जी चेंज के और इस एनर्जी चेंज के क्या होगा, बराबर होगा। यानी तीसरा में जो एनर्जी चेंज आएगा वो पहला में एनर्जी और दूसरा में एनर्जी के बराबर होगा। तो सिंपली हम लोग ना इसको इस तरह से लिख लेंगे, E3 इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। तीसरा वाला का जो एनर्जी होगा इसका और इसके बराबर होगा, और बस सब कुछ नहीं करना है। एनर्जी इक्वल टू तो सबको पता है, Hc अपॉन लेमडा 3 इक्वल टू Hc अपॉन लेमडा 1 प्लस Hc अपॉन लेमडा 2। सिमिलरली इस तरह से अब इसको जो है ना कैसे आगे सॉल्व करेंगे, तो इसमें कुछ है नहीं, Hc कॉमन है तो सब जगह से हट जाएगा, तो क्या होगा 1 अपॉन लेमडा 3 इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2। अब इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे लेमडा 1 लेमडा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। तो फाइनली लेमडा 3 इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा इधर और ये इधर, लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, लेमडा 3 लेमडा 1 लेमडा 2 के टर्म में। तो इस तरह से बना लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई यूज़ नहीं होगा। तो लेमडा 3 निकालने का रहा था, तो लेमडा 1 लेमडा 2 के टर्म में बता दिए। तो कॉपी कर लेना, शायद एक क्लिप में क्वेश्चन है, यही है या ऐसा ही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ठीक है, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, क्वेश्चन जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल when irradiated ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल when irradiated with a suitable radiation, with a suitable radiation undergoes dissociation into one normal oxygen atom and one oxygen atom
one oxygen atom which is 2.0 electron volt more energetic than normal, more energetic than normal. The dissociation of O2 into two normal oxygen atoms requires 500 kilojoule per mole. What is the wavelength of radiation? What is the wavelength of radiation required for the desired dissociation? ठीक है, ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। तो इसको जो है ना हम लोग कैसे करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जैसे इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है और जो बोलेगा उसको कर देना है। ठीक है, तो जो भी बोलेगा क्वेश्चन में उसको हम लोग कर देंगे। तो ठीक है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल व्हेन इरेडिएटेड विद ए सुटेबल रेडिएशन अंडरगोज डिसोसिएशन इनटू। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसको इरेडिएट करते हैं, मतलब बाहर से एनर्जी इसको देंगे। ठीक है, सुटेबल रेडिएशन के साथ, तो डिसोसिएट करेगा, किसमें डिसोसिएट करेगा कि नॉर्मल में एक जो है ना 1 ऑक्सीजन एटम जो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, तो ये एक्साइटेड होगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर हम लोग लेंगे, ठीक है ना, बाहर से मान लो इसको एनर्जी दिए, सनलाइट दिए, ठीक है, इरेडिएट किए, तो ये ऑक्सीजन एक नॉर्मल में टूटा और ऑक्सीजन एक क्या होगा, एक्साइटेड में टूटेगा, एक्साइटेड, ठीक है ना, एक्साइटेड में टूटेगा। तो दो चीज़ में टूटेगा। अब कह रहा है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू 2 नॉर्मल ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स इतना किलोजूल पर मोल। अब मतलब कि यहाँ पे जो है ना इसको डिसोसिएट करेंगे तो एक नॉर्मल टूटेगा और दूसरा भी नॉर्मल टूटेगा। ठीक है, तो डिसोसिएशन ऑफ O2 इंटू 2 नॉर्मल ऑक्सीजन एटम रिक्वायर, अब इसमें जो है ना एनर्जी कितना देना पड़ेगा, 500 किलोजूल पर मोल। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर द डिजायर्ड डिसोसिएशन। तो डिजायर्ड डिसोसिएशन करेंगे तो वेवलेंथ जो है ना कितना देना पड़ेगा ये बताना है। तो वेवलेंथ कितना देना पड़ेगा, इसमें कैसे निकालेंगे, तो ये जो है ना वेवलेंथ निकालने का है ना, तो एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी जो है ना कैसे निकालेंगे इसको सोचना है। तो इसको हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला ना क्वेश्चन देगा तो जो बोलते जाएगा ना उसको थोड़ा लिख लेंगे, ताकि आधा क्वेश्चन मेरा वहीं पे सॉल्व हो जाए। अब बाकी आधा क्वेश्चन जो रहेगा ना उसके लिए दिमाग लगाना है। कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो ये तो बता दिया ना कि डिसोसिएशन ऑफ O2 इंटू 2 नॉर्मल ऑक्सीजन, तो उसके लिए जो है एनर्जी बता रहा है। तो इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी, डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी, डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी फॉर
डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू टू नॉर्मल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, तो ये दिया हुआ था मेरे पास, ठीक है, दो नॉर्मल में डिसोसिएट करने के लिए ना कितना दिया हुआ है, 500 किलो जूल पर मोल, 500 किलो जूल पर मोल, ठीक है, कुछ ऐसा। अब जो है इसमें क्या करना है कि अब हम लोग को क्या करना है ना, जैसे एनर्जी बाहर से आया तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे रेडिएट कर रहा है ना, तो एक मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग सोचेंगे कि एक मॉलिक्यूल पे कितना आया एनर्जी आया, उस हिसाब से उसका जो है ना हम लोग क्या बताना है, वेवलेंथ बताना है। तो इसको ना ये पर मोल को पर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 500 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल का एनर्जी इतना, तो एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना होगा, एक मोल का एनर्जी 500 किलो जूल, तो एक मोल का एनर्जी मतलब क्या हो गया, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एनर्जी 500 किलो जूल, तो एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना होगा 500 डिवाइड बाई Na। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे सीधे 500 डिवाइडेड बाई Na, यानी 6.022 × 10⁻23, सीधे ऐसे लिख देते हैं, इतना किलो जूल पर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल का इतना, यानी एक मॉलिक्यूल को, एक O2 को दो नॉर्मल ऑक्सीजन में डिसोसिएट करने में जो एनर्जी देना पड़ेगा वो इतना देना पड़ेगा। तो इतना या, लेकिन अब हमको फिर से क्वेश्चन देखना है, तो यहाँ से जो है ना यहाँ तक हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इरेडिएट किया गया सूटेबल रेडिएशन के साथ और डिसोसिएट कर गया एक नॉर्मल ऑक्सीजन में और एक ऑक्सीजन एटम जिसका एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हम लोग बता सकते हैं ना आसानी से, 2 × 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है, इतना आएगा। तो अब जो है हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि ये जो एनर्जी आया, अब टोटल एनर्जी कितना आएगा उसको हम लोग जो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको एग्जैक्ट बता देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको किलो जूल को भी चेंज कर देते हैं, क्या है कि वहाँ पे क्या है मेरे पास जूल में है ना, तो इसको चेंज कर देते हैं और एग्जैक्ट ले आते हैं, इंटू 10⁻³ कर देंगे, तो इसका वैल्यू जो आएगा ये आएगा 8.30 इंटू 10⁻19 जूल पर मॉलिक्यूल, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे। तो अब क्या है कि ये जो है ना दो नॉर्मल ऑक्सीजन तोड़ने में, ब्रेक करने में इतना एनर्जी चाहिए और इतना एनर्जी जो है ज़्यादा लिया, मतलब क्या किया कि एक नॉर्मल ऑक्सीजन को तोड़ा उतना एनर्जी, प्लस दूसरे नॉर्मल ऑक्सीजन को तोड़ा उतना एनर्जी, अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतना एनर्जी जो है ना आया। तो टोटल एनर्जी इंसिडेंट कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी इंसिडेंट ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आएगा, इतना, ये दोनों ऑक्सीजन में तोड़ने में जितना एनर्जी लगा प्लस एक्स्ट्रा जो एनर्जी देना पड़ा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, उसको ऐड करेंगे तो आएगा 8.3 इंटू 10⁻19, ये पर मॉलिक्यूल ही है, प्लस से कितना हो जाएगा 3.20 इंटू 10⁻19, ठीक है ना, ये जूल आएगा। तो ये जो है ना ये कितना आ जाएगा 11.5 इंटू 10⁻19 जूल, और ये एनर्जी आ गया ना टोटल एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू Hc/λ, यहाँ पे जो है लेमडा इक्वल टू आ जाएगा Hc/E। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस इसको कैलकुलेट करना है और कुछ है नहीं। तो आंसर हम बता देते हैं, आंसर आता है 172.8 नैनोमीटर। इसमें तो सबको पता है ना जी H का वैल्यू C का वैल्यू कितना होता है, तो उसमें कुछ है नहीं, आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये है एक क्वेश्चन घर से के लिए दे रहे हैं, तो इसको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हेन an electron in the hydrogen atom in ground state
in ground state absorbs a photon of ठीक है ना, बता रहा है 12.1, ठीक है ना, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा क्वेश्चन है, बना एक तरह से ये जो है ना चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन है एक तरह से कह सकते हैं। आसान नहीं है ठीक है ना, आसान नहीं है, तो अब बहुत टफ भी नहीं है लेकिन फिर भी टफ ही है एक तरह से। तो इसका बनाना है, देखते हैं कितने लोग से बन जाता है। कमेंट में आंसर बताना है, ये नहीं कि मेरा आ गया हम बताया नहीं मेरा आ गया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। आंसर आ गया तो कमेंट में बताना है, सही होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है आज का लेक्चर यहीं पे जो है ना कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे भी पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है जो लोग नहीं किए हैं, और क्या बोले हैं, बस इतना ही। आगे हम लोग इसमें देखेंगे, आगे का लेक्चर और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है ना। अभी जो पढ़े ना उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आगे में आएगा, मज़ेदार है। मतलब उसमें क्या है कि कैलकुलेशन कम है तो थोड़ा जो है ना लोड कम रहेगा, आसान से लगेगा। बस थ्योरी थोड़ा थोड़ा समझ लेना है, बाकी चीज़ें आसान है। एक दो जगह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये क्वेश्चन के अलावा बता रहे हैं, जो थ्योरी में आएगा वो चीज़ें बाकी आसान है। अच्छा से मतलब आसानी से क्वेश्चन भी बनेगा और एग्ज़ाम में भी बनेगा, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।